नमस्कार एवरीवन। ये क्लास आपको क्यों देखनी चाहिए? हालांकि ये टॉपिक आपने पहले भी कई पुस्तकों से आपने अध्ययन कर लिया होगा, कहीं टीचर्स की क्लास आपने अटेंड की होगी, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा समय निकालकर हमारी ये क्लास भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आरपीएससी ने भी कुछ ही समय पहले एक बात कही थी कि अब विद्यार्थियों को मूल पुस्तकें अब पढ़नी होगी। अब मूल पुस्तकें कौन सी? जो हमारी जो बेसिक मूल किताबें हैं जो ग्रेजुएशन में चलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी आरबीएससी की जो किताबें हैं। तो मैंने क्या किया है, इन सब ऐसी कई किताबों का अध्ययन किया है और इनमें से जो यूनिक बातें निकल कर आती है उनको हमने इस क्लास में समाहित किया है। कई किताबों का सार आपको ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे आप सभी ने पढ़ा है कि रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा हाल कौन से ग्रंथ में मिलता है? आपने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, खजाइन उल फुतूह। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब के अलावा, इस ग्रंथ के अलावा दो सोर्सेज हमें और मिलते हैं। जैसे देवल रानी खिज्र का, ये भी एक ग्रंथ का नाम है, और तारीख अलाई। तो यहाँ से भी हमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण पे विजय का इन ग्रंथों से भी हमें उल्लेख मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रावल रतन सिंह श्रीलंका गए थे, वो किसके भेष में बन के गए थे? ब्राह्मण के, तांत्रिक के, योगी के? तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा समय निकाल कर आप जरूर देखिएगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध, ये हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और उसमें यहाँ पे ये टॉपिक मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाना चाहूँगा। 2 मिनट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक सिलेबस की बात क्लियर नहीं होगी कि मुझे पढ़ना क्या है, तो वो गलत चीज़ें पढ़ेगा। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट पता है क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि दिमाग की भी कैपेसिटी लिमिटेड ही है। तो सही चीज़ों को आप पढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो शब्द मिलते हैं, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़। दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ क्या संबंध? अब हम पहले इन दोनों शब्दों का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत क्या आसान भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि दिल्ली के ऊपर जिन सुल्तानों ने शासन किया, या दिल्ली से जिन सुल्तानों ने शासन किया, उसको हम दिल्ली सल्तनत बोल सकते हैं। भाई, हिंदू शासक क्या कहते थे? राजा बोलते थे। और वही अगर हम बात करें मुस्लिम आक्रांता, राजा को क्या बोलते थे? या मुस्लिम धर्म में क्या बोला जाता था? सुल्तान बोला जाता था। तो दिल्ली सल्तनत क्या है दोस्तों? दिल्ली से शासन करने वाले मुस्लिम सुल्तान। अब जो ये मुस्लिम सुल्तानों के जो राजवंश हुए हैं, वो 5 राजवंशों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। कब से लेके कब तक? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक 5 राजवंशों ने, 5 मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। जो 1526 तक का जो समय मिलता है, 1206 से लेके 1526, इसी को ये भी बोल दिया जाता है कि ये क्या है? ये सल्तनत काल है। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है दिल्ली सल्तनत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सल्तनत काल इसी को बोलते हैं। वैसे ही हम बात करें दोस्तों मेवाड़ की, तो मेवाड़ से क्या मतलब है? हम बात कर रहे हैं दक्षिणी राजस्थान की, जहां पे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये वाला जो क्षेत्र था, इसको क्या बोला जाता था? मेवाड़ बोला जाता था। और मेवाड़ पे कौन से राजवंश ने शासन किया था? गुहिल राजवंश ने। अब गुहिल राजवंश में बहुत सारे शासक आते हैं, गुहिल आदित्य, बप्पा रावल, अल्लट कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, और भी महाराणा सांगा, ये बहुत सारे शासक गुहिल राजवंश में आते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक और मेवाड़ राजवंश के ऐसे शासक जो आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। भाई, हमें क्या है? इन दोनों का संबंध देखना है कि दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान का मेवाड़ के राजा के ऊपर कोई अटैक हुआ है, कोई संधि हुई है, कोई विवाह हुआ है,
किस तरह से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए हैं, उन पॉइंट को हमें कवर करना है, ना कि सब बातों को। तो सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने राज किया। ये राजवंश कौन कौन से हैं? जिनमें एक आता है गुलाम वंश, जिसका शासन मिलता है 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 90 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश, शैयद वंश, लोदी वंश। तो ये 5 राजवंशों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया। क्या इनको याद करना है? क्या हमें 1320 से 1414 नहीं याद करना, ये केवल आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ये 5 राजवंशों ने इस प्रकार से शासन किया है। इनका क्रम आप ध्यान में रखना चाहो तो ध्यान में रख लीजिए। फिर सबसे पहले गुलाम, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर शैयद और फिर लास्ट में लोदी वंश। ठीक है, जैसे एक इल्तुतमिश का नाम आता है तो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। अलाउद्दीन खिलजी आप पढ़ते हो तो उसका संबंध खिलजी वंश से था। ठीक है, अब हम एक टेबल बना देते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से सुल्तान हुए हैं जो मेवाड़ के साथ संबंधित रहे हैं। ठीक है, एक तरफ मैंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के ये सुल्तानों के नाम लिख दिए आपके सामने, और दूसरी तरफ लिख दिए हैं मेवाड़ राजवंश के शासकों के नाम। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद। अब इनका अटैक हुआ था मेवाड़ के ऊपर, और वो कौन से राजा के समय हुआ था? जेत्र सिंह के समय हुआ था। तो ये हमें पढ़ना है, जेत्र सिंह के साथ हमें इनकी बातों को पढ़ना है, तभी तो दोनों में संबंध स्थापित होगा। वैसे ही नसीरुद्दीन महमूद और बलबन, इनका अटैक हुआ था तेज सिंह के समय, तो ये हम कवर करेंगे। वैसे ही समर सिंह, रावल रतन सिंह का संबंध मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसमें रानी पद्मिनी, चित्तौड़गढ़, साका सब कुछ कवर हम करते हुए चलेंगे। वैसे ही राणा हमीर का संघर्ष किसके साथ हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। वैसे ही राणा लाखा का फिरोज शाह तुगलक, और राणा सांगा का इब्राहिम लोदी। मैं केवल दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम लिख रहा हूं, हम मुगलों का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। केवल सल्तनत के शासक मेवाड़ से कैसे संबंधित हैं। अब संबंध कैसे भी हो सकता है, युद्ध, विवाह, संधि, किसी भी रूप में हो सकता है। उम्मीद है अब आपको इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें पढ़ना क्या क्या है, अब हमें इन्हीं पे प्रकाश डालना है, केवल अनावश्यक चीज़ों पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जेत्र सिंह से शुरू करेंगे, पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी है रावल जेत्र सिंह। इनका शासनकाल मिलता है 1213 से लेके 53 तक का। अब थोड़ा सा इनके बारे में परिचय जान लेते हैं। हम स्कूल व्याख्याता का पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा सा जेत्र सिंह के बारे में हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन जेत्र सिंह के बारे में ही पढ़ेंगे, हम बप्पा रावल के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। जेत्र सिंह के पिता का नाम था पदम सिंह और इनके सेनापति का नाम था बालक व मदन। अभी ये दोनों युद्ध करेंगे आगे, इसलिए इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अब जेत्र सिंह के समय समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो वो नाम हमें मिलता है इल्तुतमिश। ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि जेत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, या किसने अटैक किया था जेत्र सिंह के ऊपर? इल्तुतमिश के ऊपर, हाँ सॉरी, इल्तुतमिश ने अटैक किया था। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने जेत्र सिंह के ऊपर अटैक किया था और नागदा पे अटैक किया था, नागदा उदयपुर। तो इसने इल्तुतमिश ने नागदा पे अटैक किया, नागदा को तहस नहस कर दिया। तो एक बार के लिए जेत्र सिंह को वहां से निकलना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कहते हैं कि जेत्र सिंह ने मेवाड़ की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की और परमारों से छीन कर पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई थी। दोस्तों, इस लाइन पे मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस लौटूंगा, पहले हम इसी का पढ़ लेते हैं कि इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और इसको, नागदा को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश का जो संघर्ष हुआ था वो इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है भूताला के युद्ध के रूप में। पहला सवाल कि ये युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ।
किन के बीच में हुआ? एक तरफ तो थे भैया जैत्र सिंह और दूसरी तरफ थे इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में ये भूताला नामक स्थान पे युद्ध हुआ। ये देखिए, आक्रमण किया इल्तुतमिश का मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा पर भीषण हमला हुआ। नागदा शहर को सुल्तान की सेना द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अगर हम अंतिम रिजल्ट की बात करें तो विजेता कौन रहे? जैत्र सिंह रहे। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह से पराजित किया दोस्तों। फिर नागदा के असुरक्षित होने के कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये बात अब आप पढ़िए कि जैत्र सिंह ने मेवाड़ की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए परमारों से छीनकर पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई। अब यहां से 3-4 बातें हमारे सामने निकल के आती है। चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी किसने बनाई? किससे छीनकर बनाई? परमारों से छीन के बनाई। समझ गए क्या बात आप सभी? तो ये 3-4 बातें यहां से घूम रही है। भूताला का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन विजेता रहा और अंतिम परिणाम क्या हुआ। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों परीक्षा में। अच्छा जी, अब आगे चलता हूं मैं। जो ये भूताला का युद्ध हुआ, इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? ये मिलती है हम्मीर मद मर्दन ग्रंथ से मिलती है। अब यहां से भी फिर सवाल बनेगा कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये किसके द्वारा रचित है? जय सिंह सूरी द्वारा रचित है ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ में भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये ग्रंथ पता है क्या कहता है कि मुस्लिम सेना को भगाने का श्रेय इस ग्रंथ में किसको जाता है? वीर धवल को जाता है। अब इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना आप कि ये वीर धवल कौन था, क्या था। आप केवल इतना ध्यान रखें, ये वीर धवल गुजरात का शासक था एक। अब इसका बायोडेटा आपको नहीं समझना है, इसके माता पिता कौन थे, क्या था, कुछ नहीं। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। और ये बात कौन कह रहा है? ये हमारी मूल पुस्तकें है ना, आरपीएससी मूल किताबों में से पेपर बनाती, ये किताबें कहती है। तो काम की बात हमारे लिए इतनी सी है कि इस ग्रंथ से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में ऐसा मिलता है कि मुस्लिम सेना को भगाने का श्रेय इस ग्रंथ में किसको दिया? वीर धवल को दिया जाता है। और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है इस ग्रंथ में। और ये बात आरबीएससी की बुक में भी मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम्मीर मद मर्दन में भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, उसमें इल्तुतमिश को किस नाम से संबोधित किया? हम्मीर नाम से संबोधित किया। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम्मीर नाम का आगे एक शासक भी आने वाला है हमारे मेवाड़ में। ठीक है ना? तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं। जैत्र सिंह हम पढ़ रहे हैं। यहां पे देखिए, हमारी टेबल पे चलते हैं हम। जैत्र सिंह का इल्तुतमिश के साथ क्या संबंध रहा वो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद मैंने एक नाम यहाँ पे और लिखा है, नसीरुद्दीन महमूद। इसका भी कुछ अटैक हुआ होगा। देखिए 1248 की बात है। और नसीरुद्दीन महमूद का अटैक हुआ जैत्र सिंह के ऊपर। क्यों अटैक हुआ? उसका रीजन ये है कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के बागी भाई को जैत्र सिंह के द्वारा मेवाड़ में शरण दे दी गई। भाइयों में लड़ाई हो जाती थी साम्राज्य को लेकर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जैत्र सिंह ने उसके भाई को शरण दे दी, जो कि उसका क्या था? दुश्मन था। तो नसीरुद्दीन महमूद नाराज हुआ और 1248 में जैत्र सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन क्या हुआ? सुल्तान की सेना पराजित हुई और यह आक्रमण भी दोस्तों निष्फल रहा, मतलब जैत्र सिंह जीत गया। तो यही हमें पढ़ना है। जहां पे सुल्तानों के तार मेवाड़ के शासकों के साथ जहां पे भिड़े, वो बात हमें पढ़नी है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। जहां पे मेवाड़ राजवंश लिखा होता फिर हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं इनको। आ गई बात समझ में? फिर ऐसा कहते हैं कि बाहरी आक्रमणों को देखते हुए जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया था। कोई विशेष बात नहीं। आप ये दोनों बातें ध्यान रखें कि नसीरुद्दीन महमूद का अटैक हुआ, इल्तुतमिश का अटैक हुआ, भूताला युद्ध
इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, कहीं ना कहीं अब हमें यह समझ में आ रहा है कि जेतर सिंह शक्तिशाली राजा तो है। पता कैसे चलेगा हमें? ये साक्ष्य हमें इतिहास के कुछ साक्ष्यों से ही तो हम बोल सकते हैं। तो एक आता है दोस्तों चिरवा अभिलेख, चिरवा शिलालेख बोल दो, अभिलेख बोल दो। उसमें क्या लिखा हुआ है? जेतर सिंह शत्रु राजाओं के लिए प्रलय मारुत के सदृश था, उसको देखते ही किसका चित्त नहीं कांपता। कहीं ना कहीं ये जेतर सिंह की शक्ति की बात बता रहा है कि जेतर सिंह शक्तिशाली राजा था। चिरवा अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में? इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। ये प्रश्न बन जाएगा कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जेतर सिंह के शासन को किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। ठीक है, समझाने का कुछ नहीं है, सीधी सीधी बातें, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, मूल किताबों में से लिए गए हैं। वैसे ही GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है। ये कथन किसने कहा? GH ओझा ने कहा। अब देखो, जेतर सिंह से जुड़ी हुई हर बात हमें पता होनी चाहिए। आप चतुर्श्रेणी का पेपर नहीं दे रहे हो, स्कूल व्याख्याता का पेपर दे रहे हो, उस एग्जाम का आप पेपर दे रहे हो जिसमें लोगों के फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं आए थे। ठीक है ना? तो ये बात GH ओझा ने कही। तो जेतर सिंह की बातों को अब हमें समझना है डिटेल में, जहां जहां गहराई में जाना है वहां पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। और जेतर सिंह के समय की 2 पुस्तकें मिलती है, औद निर्युक्ति तथा पाक्षिक व्रति नामक 2 पुस्तकें जेतर सिंह के शासनकाल में रची गई थी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये जेतर सिंह से जुड़ी हुई 8-10 बातें मैंने आपको बताई है, बस इनको आपको पढ़ लेना है। तो ये था दोस्तों जेतर सिंह, 1213 से लेके 1253 तक का शासनकाल। ये हमारी तरफ से जेतर सिंह कंप्लीट होता है। अब जेतर सिंह के बाद अगला शासक कौन है? आइए हमारे ब्लूप्रिंट पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे तेज सिंह की। और दिल्ली सल्तनत की तरफ से कौन है? नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। देखिए समझते हैं इनके बारे में अब। ये देखिए रावल तेज सिंह, 1253 से लेके 73 तक का शासनकाल। तेज सिंह किसका पुत्र था? जेतर सिंह का ही पुत्र था। ठीक है जी। इसकी उपाधियों का नाम हमें मिलता है, जैसे तेज सिंह ने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, उमापति, वीर लब्ध, प्रौढ़ प्रताप। ये एक साथ ही, ये ध्यान रखना, ये एक साथ ही है, ये गैप आ गया बीच में, ये गैप मत देना, ये पूरी एक उपाधि है। तो ये उपाधियां इन्होंने धारण की थी तेज सिंह जी ने। अब देखिए सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ था क्या इनका? दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के क्रूर सेनापति बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1253-54 की बात है ये। परिणाम क्या हुआ? तेज सिंह के नेतृत्व में यह हमला पूरी तरह से असफल रहा। बस इतना सा ही तेज सिंह का। और कोई ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ तेज सिंह का। लेकिन इनके शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि कला से जुड़ी हुई है। क्या? ये एक पेंटिंग आप देख रहे हो, यहां पे लिखा है मैंने प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिलता है। ये ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है, किस पे बना है? ये ताड़पत्र पर बना है। और इसके चित्रकार कौन है? कमलचंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय? तेज सिंह के समय। ताड़ पर पत्र पर चित्रित किया गया था। ये चित्रकार कौन है इसके? कमलचंद्र। समझ गए क्या? और ये मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है जी। तो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था, कमलचंद ने चित्रित किया था। बस 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है और कोई खास बात नहीं है। और तेज सिंह जी की रानी थी एक जेतल देवी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, देख लेना, देखना चाहो तो।
तो ये तेज सिंह जी की इतनी ही बातें हैं। आइए हमारे ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। ये देखिए 2 हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद है दोस्तों समर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के साथ संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो आइए समर सिंह हेडिंग लगा देता हूं मैं। ये लीजिए रावल समर सिंह 1273 से 1302 तक का शासनकाल मिलता है। एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रावल समर सिंह। यहाँ पे राणा क्यों नहीं है? जैसे हम प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा राणा प्रताप बोला जाता है या महाराणा प्रताप बोला जाता है, रावल प्रताप नहीं बोला जाता। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम आगे समझेंगे कि रावल शाखा अलग है, राणा शाखा अलग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी के नामों के पहले रावल लगा हुआ है। रावल तेज सिंह, ये देखिए रावल जेत्र सिंह, रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी वाले, और रावल शाखा के अंतिम राजा हुए थे रतन सिंह। फिर उसके बाद राणा लगेगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, समर सिंह पे बात कर लेते हैं। देखिए इसका अलाउद्दीन के साथ संघर्ष कैसे हुआ था। कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी। कैसे हुई थी? बात है 1299 की। उसमें क्या हुआ, उलुग खां और नुसरत खां, ये कौन थे? अलाउद्दीन के सेनापति थे ये के नेतृत्व में गुजरात को लूट कर आ रही थी। मतलब उलुग खां और नुसरत खां जो कि अलाउद्दीन के सेनापति हैं, इन्होंने कोई गुजरात पे अटैक किया होगा और इनकी सेना लूट के आ रही थी गुजरात को। तो समर सिंह ने, रावल समर सिंह ने इनकी सेना को रास्ता नहीं दिया और सेना से क्या मांगा, भाई हमें कर दो, कर की मांग की। जिससे क्या हुआ, अलाउद्दीन समर सिंह से नाराज हुआ और इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है समर सिंह में, और ज़्यादा कुछ लोड लेने की बात ही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, रावल समर सिंह, इसके क्या है, 2 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावल रतन सिंह। ऐसा कहते हैं कि जो ये कुंभकर्ण पुत्र हुआ, इसको इंडिया पसंद नहीं था। जैसे इंडिया में रहते हैं ना बहुत सारे लोग कि पापा मुझे तो यूएस ही शिफ्ट होना है, बाहर ही रहना है, यूके ही जाना है, कुछ का मन नहीं लगता इंडिया में। तो कुंभकर्ण ने भी बोल दिया कि पापा मुझे तो नेपाल जाना है। मेवाड़ छोड़कर नेपाल चले गए। नेपाल में अपने नए राजवंश की स्थापना कर दी इन्होंने आज भी नेपाल में दोस्तों गुहिल वंश, इसके जो आगे के जो उत्तराधिकारी है वो आज भी नेपाल में मिलते हैं। तो ये तो चला गया कुंभकर्ण नेपाल में। और समर सिंह के जो अगले पुत्र जो हुए उनका नाम था रावल रतन सिंह, और ये मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। और ये मेवाड़ की रावल शाखा के अंतिम शासक थे दोस्तों। समझ गए क्या? अब हमारे सामने जो अगले राजा आएंगे वो आएंगे रावल रतन सिंह। 1302 से 1303 1 वर्ष का शासनकाल मिलता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें समय भी लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं यहाँ पे रावल रतन सिंह को लेके। किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया, और सारे किरदारों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके पिता कौन थे, सेनापति कौन थे, रानी कौन थी, तोता कौन था, तांत्रिक कौन था। पूरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। शासनकाल आ गया समझ में आपको। पिता का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, समर सिंह। सेनापति थे रावल रतन सिंह जी के गोरा और बादल, जो कि रानी पद्मिनी के ये चाचा भतीजे भी थे, गोरा और बादल, जो कि इनकी सेना में सेनापति थे। उसके बाद रावल रतन सिंह की रानी का नाम आप सभी ने सुना होगा, पद्मावती या पद्मिनी जिसको कहते हैं, लेकिन आपने इस रानी का नाम नहीं सुना होगा। नागवती भी एक इनकी रानी थी रावल रतन सिंह जी की। ठीक है, ध्यान रखें ये नाम भी। एक तोता भी आगे आने वाला है, उसका नाम था हीरामन। और एक तांत्रिक भी यहाँ पे आपको मिलेगा जिसका नाम है राघव चेतन। तांत्रिक बोलो, पंडित बोलो, कुछ भी बोलो, एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति आएगा आगे। हालांकि ऑलरेडी आप सब इन बातों को जानते हैं। पद्मावत मूवी भी आपने देखी होगी, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण वाली, उसमें यही स्टोरी बताई गई है। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरी स्टोरी आगे बताने वाला हूँ, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है जो बातें। अब देखिए रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था ना,
एक लिख देता हूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंखों देखा हाल किसने बताया था? अमीर खुसरो ने बताया था। ऐसा कहते हैं कि अमीर खुसरो इस युद्ध में खुद प्रत्यक्ष मौजूद था, युद्ध भूमि में। युद्ध में ये साथ था अलाउद्दीन खिलजी के। और इसने आंखों देखा हाल किस ग्रंथ में बताया? खजाइन उल फुतूह ग्रंथ में बताया। ये नाम आपको याद रखना है, खजाइन उल फुतूह। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और, अमीर खुसरो की 3 रचनाएं मिलती है, तारीख अलाई, देवल रानी खिज्र खां और खजाइन उल फुतूह। कुछ किताबें ये भी कहती है कि भी खजाइन उल फुतूह ही तारीख अलाई है, और कुछ कहती है कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना आप। तारीख अलाई, देवल रानी खिज्र खां और खजाइन उल फुतूह, इन ग्रंथों से अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ एवं रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। तो ये तीनों ग्रंथों से मिलती है। स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है आपसे कि रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्षों की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से हैं? केवल 1, केवल 2, उपयुक्त तीनों, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको ध्यान रखें, मूल किताबें कह रही है भाई साहब। यहाँ तक की बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों, कैसे क्या हुआ। चित्तौड़ का महासंग्राम और रानी पद्मिनी की गाथा। अब देखिए, रावल रतन सिंह गद्दी पे बैठ गए हैं, आक्रमण हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था, ये साम्राज्यवादी शासक था। इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी की। इसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। सिकंदर की तरह ये भी विश्व विजेता बनने की चाह रखता था, तो सिकंदर सानी इसकी उपाधि मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्चुअल बातों को अब हम करेंगे, केवल फैक्चुअल बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है आपका। आक्रमण के पीछे खिलजी का क्या कारण था? जो सबसे फेमस जो कारण जो सामने आता है, आपने ये जरूर सुना होगा, पद्मिनी की लालसा, कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। और ये बात हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है? एक ग्रंथ आता है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और इस ग्रंथ की रचना दोस्तों कब हुई थी? 1540 में ये ग्रंथ लिखा गया था। ऐसा कहते हैं कि रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी, उसकी सुंदरता के चर्चे सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर अटैक किया था। ये बात कहता है पद्मावत ग्रंथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे सोचने की बात है दोस्तों। अटैक हुआ था 1303 में, ठीक है, 1303 में। और ये ग्रंथ लिखा कब जा रहा है? 1540 में। लगभग हम ये बोलें कि लगभग 250 साल के बाद ये ग्रंथ लिखा गया है। अब आप खुद सोचिए कि इस ग्रंथ की बातों में कितनी सच्चाई होगी। हमें 5 साल पहले का हमें याद नहीं रहता कि 5 साल पहले हमने क्या किया था, 10 दिन पहले का याद नहीं रहता, लेकिन ये ग्रंथ लिखा गया है 250 साल के बाद में। और इस ग्रंथ में बहुत सारी बातें, मतलब इस तरह से लिखा गया है, रोचक प्रस्तुतिकरण किया गया है कि जो भी इस कहानी को सुनता है उसको बड़ा रस आता है कि अच्छा अच्छा, एक तोता था उड़ता हुआ श्रीलंका से चित्तौड़गढ़ में आ गया, है ना। जैसे उसको रास्ते में कोई बिल्ली भी नहीं मिली, लेकिन वो उड़ता हुआ आ गया और उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का जिक्र वहाँ पे एक शिकारी को किया। शिकारी ने तोता रतन सिंह जी को दे दिया। फिर मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी उसकी तोते की बातों को सुन के योगी के भेष में श्रीलंका चल गए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये बातें काल्पनिक लग रही है? और सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या कही है, 250 साल बाद लिखा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितनी सत्यता होगी। खैर चलिए, इस पे आगे हम थोड़ा सा और बात करेंगे। तो एक कारण तो हमें जो इतिहास के ग्रंथों से जो मिलता है वो होता है कि भी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। फिर दूसरा कारण जो हमें समझ में आता है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। फिर खिलजी स्वयं को सिकंदर सानी मानता था और वो अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पे अटैक किया। दूसरा कारण ये मिलता है। तीसरा कारण, मेवाड़ की बढ़ती शक्ति। इल्तुतमिश और बलबन जैसे सुल्तान मेवाड़ को नहीं झुका सके, तो 1299 में रावल समर सिंह ने गुजरात जा रही शाही सेना को
से कर वसूला, तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन इस बात से भी नाराज था मेवाड़ की, और इस वजह से उसने अटैक किया चित्तौड़गढ़ के ऊपर। एक ये भी रीजन मिलता है। एक सामरिक महत्व, क्या है सामरिक महत्व? चित्तौड़ अजेय था, यह मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले प्रमुख व्यापारिक और सैनिक मार्गों को नियंत्रित करता था, तो इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्व था। ये देखिए दिल्ली यहाँ पे है, और ये मान लीजिए ये चित्तौड़गढ़ है। अब यहाँ पे ये गुजरात जाने का रास्ता, मालवा, दक्षिण भारत, तो ये क्या है, एक तरह से इधर हर जगह इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। और जो विश्व विजेता बनने की चाह रखता है उसको चित्तौड़गढ़ फिर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को जीतने से बहुत सारे क्षेत्र यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो एक रीजन ये भी था, भी ये सामरिक महत्व था। और भी दो चार कारण आप इस तरह के बना सकते हो, लेकिन मैंने मुख्य कारण आपको बता दिए कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के ये प्रमुख कारण थे। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम समझते हैं कि अटैक कैसे होगा। बात है दोस्तों 26 जनवरी 1303 की, ये डेट भी ध्यान रखनी है आपको। सुल्तान का प्रस्थान, दिल्ली से रवाना होकर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। दिल्ली से कब रवाना हुआ था? 26 जनवरी 1303 को रवाना हुआ। अब ऐसे कहते हैं कि प्रारंभ में रावल रतन सिंह का कड़ा जवाब, शाही सेना को कोई सफलता नहीं मिली। आपने मूवी में भी देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़गढ़ के नीचे बैठी हुई है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो एक दो महीने अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली, वो किले के नीचे ही बैठे रहे डेरा डाल के। फिर ऐसे कहते हैं कि फिर वो जब धीरे धीरे रणनीति में बदलाव करते रहे, सुल्तान ने किले के पास ऊंचे चबूतरे बनवाए, मंजनिक तैनात किए। मंजनिक है ना जो गोला फेंकती है, भारी पत्थर फेंकने के लिए मंजनिक तैनात किए। 6-8 महीने निकल चुके हैं दोस्तों। और फिर ऐसा कहते हैं कि अंतिम चरण में क्या हुआ, आपने जैसा कि मूवी में देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर आता है, फिर वो रावल रतन सिंह जी को कहता है कि आप हमें परिवार से नहीं मिलाओगे क्या। तो इस तरीके से रावल रतन सिंह जी जब उसको छोड़ने जाते हैं, फिर वो उनको गिरफ्तार कर लेता है और फिर वो दिल्ली ले जाता है। वो सारी कहानी आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से घेराबंदी हुई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और फिर अंत में क्या हुआ, पद्मावत की स्टोरी में अभी आगे आपको बताऊंगा। एक बार पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फिर इस प्रकार से घेराबंदी हुई, लंबे समय के कारण दुर्ग में रसद सामग्री समाप्त हो गई। राजपूती सेना ने किले के द्वार खोल के युद्ध करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा कहते हैं दोस्तों 26 अगस्त 1303 को सुल्तान का चित्तौड़गढ़ पे अधिकार हो गया। ये डेट भी ध्यान रखनी है, 26 अगस्त 1330। ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, शाखा हुआ था। शाखा आप जानते हैं, शाखा में क्या होता है, केसरिया प्लस जोहर। केसरिया कौन करता है, जो पुरुष होते हैं वो सिर पे केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध भूमि में चले जाते हैं। और जोहर महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए अपने आप को किस में समर्पित कर देती है, अग्नि में समर्पित कर देती है। उसको बोल देते हैं जोहर। जब केसरिया भी हो जाता है, जोहर भी हो जाता है, तो उसको संयुक्त रूप से बोला जाता है साका। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में क्या होता है दोस्तों, साका हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस प्रकार से अटैक हुआ। अब हम चलते हैं पद्मावत ग्रंथ के ऊपर। रानी पद्मिनी की कहानी किसके अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए पद्मावत ग्रंथ क्या कहता है, समझिएगा, आप सुनिएगा। इस ग्रंथ के अनुसार एक था सिंगल द्वीप श्रीलंका में, और सिंगल द्वीप के राजा कौन थे, राजा थे गंधर्व सेन। ये नाम, सारे नाम ध्यान रखना आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गंधर्व सेन। ये सिंगल द्वीप के राजा थे। और इनकी रानी का नाम क्या था दोस्तों, इनकी रानी का नाम था चंपावती। ठीक है। और इनकी पुत्री कौन थी, रानी पद्मिनी या पद्मावती जिसको आप बोलते हो। तो पूछा जा सकता है कि रानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था।
तो ऐसा कहते हैं कि ये सिंगल द्वीप से एक तोता उड़ के आया, ठीक है, उस हीरामन तोता, जो यहाँ पे किसी शिकारी को ये तोता मिल गया और उस शिकारी ने ये तोता पंडित को दे दिया, पंडित ने राजा को दे दिया, रावल रतन सिंह जी को, कुछ राशि के बदले। और फिर ये जब तोता रावल रतन सिंह जी के महल में आया तो वहाँ पर इस तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जिक्र किया कि रानी पद्मिनी ऐसी है, पानी पीती है तो गले में से भी दिखता है, इस तरह से उसकी सुंदरता का महिमा मंडन किया इसने। और ये सब बातें सुन के रतन सिंह जी योगी के वेश में चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर कहाँ पहुंच गए, सिंगल द्वीप में पहुंच गए। अब यहाँ से ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि रावल रतन सिंह जी चित्तौड़गढ़ से सिंगल द्वीप किसके वेश में गए थे, ब्राह्मण के, योगी के, तांत्रिक के, भिखारी के? तो योगी के वेश में गए थे। और फिर कहते हैं कि वहाँ पे जब गंधर्व सेन को पता चला कि ये तो मेवाड़ के राजा हैं, तो रानी पद्मिनी और रतन सिंह जी का विवाह कर दिया। और फिर उसके बाद रावल रतन सिंह जी मेवाड़ में आ गए। और आपने देखा होगा कि मेवाड़ में एक व्यक्ति था राघव चेतन, जो मंदिर में पुजारी था। आप सभी को पता है कि शादी होने के बाद देवताओं को हम ढोकते हैं, तो रावल रतन सिंह जी और रानी पद्मिनी मंदिर में पहुंचते हैं। और जब राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखा और उन सब से वो भी मोहित हुआ, और उन्होंने रानी पद्मिनी से कई तरह के प्रश्न पूछे, तो रानी पद्मिनी के जवाब बिल्कुल उन्होंने सटीक पाए। आपने देखा होगा ना, मूवी में भी सब कुछ दिखाया गया है। तो फिर इस तरीके से एक दिन क्या हुआ कि राजा और रानी रात्रि को एकांत में थे, तो उनकर छुपकर देखते हुए राघव चेतन पाया गया। तो फिर राघव चेतन को गिरफ्तार किया गया और राघव चेतन को फिर देश निकाला दे दिया गया कि बाहर निकाल दो मेवाड़ से, और राघव चेतन को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद राघव चेतन बदला लेना चाहता था, तो वो राघव चेतन कहाँ चला गया दोस्तों, दिल्ली पहुंच गया। और वहाँ पे जाके अलाउद्दीन खिलजी से वो मिला और अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी एक रानी है और वही तेरी किस्मत की चाबी है। अगर रानी पद्मिनी को तूने पा लिया तो फिर तेरे को विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उसको रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में इस तरह से बताया। तो फिर ऐसा कहते हैं कि फिर दिल्ली से सुल्तान अपनी सेना लेके चला और ऐसे ऐसे करके चित्तौड़गढ़ के बाहर डेरा डाले रखा, 6 से 8 महीने तक घेरा डाले रखा। और फिर ऐसे ऐसे करके वो दर्पण वाली कहानी भी आपने सुनी होगी कि रतन सिंह जी ने फिर उसके बाद रानी पद्मिनी की छाया दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई। फिर जब रतन सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने जा रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने, सेना ने रतन सिंह को घेर लिया और अपने साथ दिल्ली लेके आ गए। और दिल्ली लाने के बाद रानी पद्मिनी को संदेश भिजवा दिया कि भाई अगर आपको राजा जी चाहिए तो सुल्तान की खिदमत में आपको आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। फिर ऐसा कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने कुछ शर्तें रखी अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि भाई हम आएंगे तो हमारे साथ जो हमारी दासियां हैं वो भी आएगी। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने सारी शर्तें मंजूर कर ली दोस्तों। और फिर ऐसा कहते हैं कि 1600 पालकियों के साथ ये रही पालकियां, ये जाती है दिल्ली। और दिल्ली में फिर रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये शर्त रखी कि वो शाही हरम में जाने से पूर्व अपने पति से मिलना चाहती है। तो फिर इस तरीके से फिर रावल रतन सिंह जी को रिहा करवाया। फिर उसके बाद गोरा बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। गोरा और बादल ने पालकियों से निकलकर राजपूत योद्धा सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। इन पालकियों में दासियां नहीं थी, जबकि राजपूती सैनिक थे। इन सब ने मिलकर अटैक किया और फिर ये सारी कहानी मिलती है। फिर ये वापस से रावल रतन सिंह जी ये सब चित्तौड़ आ जाते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके वापस चित्तौड़गढ़ आता है और फिर वही जौहर होता है। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये किसके अनुसार है, ये पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है। समझ गए आप बात को? तो इसके अनुसार मैंने एक समरी आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं।
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत ग्रंथ रचित है, किसने इसको सही माना, किसने गलत माना, किसने समर्थन दिया, किसने इसका खंडन किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं समर्थन की कि किसने इस ग्रंथ को सही माना, जैसे मैं कुछ नाम यहां पे लिख रहा हूं। अबुल फजल का ग्रंथ मिलता है अकबरनामा, फरिश्ता का ग्रंथ मिलता है गुलशन ए इब्राहिमी, हाजी उदबीर का ग्रंथ मिलता है जफरुल वली, कर्नल टोड का एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, फ्रांसीसी यात्री मनुची का ग्रंथ मिलता है स्टीरियो डी मैगोर, और मुहणोत नैन्सी का नैन्सीरी ख्यात। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, एक तरफ तो इनके रचयिता और दूसरी तरफ इनका ग्रंथ का नाम। तो इन लोगों ने अपने ग्रंथों में कुछ हेर फेर करके, जैसी पद्मावत में कहानी मिलती है वैसी ही कहानी को कुछ हेर फेर करके इन्होंने अपने ग्रंथों में सम्मिलित किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पद्मावत का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं और इस कहानी को सत्य मानते हैं, इसीलिए अपने ग्रंथों में भी उल्लेख करते हैं इसका। एग्जैक्ट ऐसा नहीं, कुछ हेर फेर करके। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीएससी की 12th क्लास की बुक कह रही है, वहीं से ये डेटा लिया है मैंने, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, ये देखो ये गोपीनाथ शर्मा की बुक भी है मेरे पास, ये रही, ये देखिए राजस्थान का इतिहास है ना। तो ये ध्यान रखना, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा पद्मावत को सही मानते हैं, इसकी बातों का समर्थन करते हैं। तो ये सब नाम समर्थन वाले हैं, ठीक है। जबकि कुछ आलोचक है जो इसका खंडन करते हैं। वो कौन कौन है? जैसे सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने बोला कि ये काल्पनिक कहानी है, फालतू की बातें। वैसे ही डॉक्टर ओझा, डॉक्टर कानूनगो, बनारसी प्रसाद, डॉक्टर के.एस. लाल, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? पद्मावत का खंडन करते हैं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, कहानियां बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए आप कि मेवाड़ के महाराणा ऐसे नहीं थे। सबने अपने अपने मत लिखे हैं कि मेवाड़ के महाराणा ऐसे नहीं थे कि केवल तोते की कहानी सुन के वो श्रीलंका में पहुंच जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के भी कौन से हरम में रानियों की कमी थी, बेगमों की कमी थी कि वो 8 महीने चित्तौड़गढ़ के बाहर बैठा रहेगा, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग तर्क है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। समर्थन में कौन थे, खंडन में कौन है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेक्चरर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अभी तक इनका प्रश्न नहीं आया है, तो इनको ध्यान रखना आप। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभि नंदन जीर्णोद्धार ये प्रबंध, ये पूरा नाम है, नाभि नंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, ये जैन ग्रंथ है दोस्तों। इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि सुल्तान की विजय हुई थी और चित्तौड़गढ़ के शासक को बंदी बनाया गया था। तो इस जैन ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई साहब इसका उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है, इस बुक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हाँ, जैन ग्रंथ में भी ऐसा उल्लेख मिलता है, नाभि नंदन जीर्णोद्धार प्रबंध में, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद रावल शाखा समाप्त हो गई, ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार हो चुका है, और अधिकार करने के बाद चित्तौड़गढ़ का शासन किसको दे दिया? खिज्र खां को दे दिया। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखना, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था अपने पुत्र के नाम पे, ठीक है। खिज्र खां को दे दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। ये भी प्रश्न बनता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि खिजराबाद कर दिया। फिर ऐसा कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब होने लगी तो खिज्र खां दिल्ली चला गया था, और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी किसको दे दी? मालदेव सोनगरा को। ये कौन है? ये कानड़देव चौहान का भाई है, जालोर से संबंधित है, मालदेव सोनगरा। फिर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो फिर राणा हमीर, जो कि गुहिल वंश का शासक है, सिसोदिया वंश का, ये वापस से एंट्री लेता है यहाँ पे,
और चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, राणा हमीर। अब मैंने आपको बताया आप सभी को कि रतन सिंह को हम राणा रतन सिंह नहीं कहते हैं, रावल रतन सिंह कहते हैं। वैसे ही प्रताप के आगे हम राणा लगाते हैं, राणा प्रताप, रावल प्रताप नहीं लगाते हैं। अब ये राणा शाखा क्या है, रावल शाखा क्या है, अब यहाँ से राणा शाखा शुरू हो जाती है, तो ये मामला क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से मैं आपको अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों में किस प्रकार से रावल राणा क्या कन्फ्यूजन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे अंत हुआ, सारी बातें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और वहीं पे राणा हमीर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। देखिए मैं वापस से आपको स्टार्टिंग में लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 3 का पार्ट हमारा बाकी है, राणा हमीर, राणा लाखा और राणा सांगा। इनको हम एक क्लास और रखेंगे, उसमें कवर करेंगे। इसके साथ अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ राजस्थान जीके को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके से मेरा मतलब है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, तीनों का कंप्लीट कोर्स कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको वीडियो कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे आप ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान जीके की जो भी आगामी क्लासेस रहेगी हमारी वो आपको इसी ऐप पे मिलेगी, है ना। तो ये कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही राजस्थान हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो वो भी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है जी। और इसमें आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर तीनों आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और इसकी क्लासेस हमारी ऐप पे ही होगी। बाकी इंडियन हिस्ट्री, मैनेजमेंट की क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलती रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।